ओके, तो हेडिंग दो, आइगेन वैल्यू इक्वेशन एंड आइगेन वेक्टर। नोट्स अपलोड नहीं करूँगा बेटा, मैं बस नोट्स लिखवाऊँगा आपको, ठीक है ना। मैं केवल नोट्स लिखवाऊँगा। आइगेन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था जो ऊपर दिख रहा है आपको, या फिर आप लिख लो। हम बात करेंगे आज आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। आइगेन वेक्टर्स, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सो इफ ए केप इज डिफाइंड, कल भी आपको समझाया था मैंने क्या होता है ये। सो इफ ए केप इज डिफाइन, ओहो स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करी मैंने, सॉरी। तुमने बताया नहीं मुझे, स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने। कुछ देख नहीं रहा था तो तभी। आप दिखेगा, रुको। सर हमें लगा आप बोल के बता रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। अब आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, अब ठीक है, चले। यस सर। यस सर। ओके। हम्म, चलो। इफ ए कैप इज डिफाइंड ऑन, इज डिफाइंड ऑन केट, इज डिफाइंड ऑन केट साइन। सो मान लो ए केप को आप लोगों ने ऑपरेट करवा रखा है केट साइन के ऊपर, ठीक है, ऑन केट साइन। सो हम लोग मान लेते हैं कि केट साइन के ऊपर हमने उसको लगा रखा है, सच दैट, और वो इस प्रकार से ऑपरेशन है उसका। जैसे मान लो ए केप है, ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट करवाया मैंने केट साइन के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी कल कहा था, ऑपरेशन केवल लेफ्ट हैंड साइड से करना, मतलब ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पर हो और आइगेन स्टेट जो है वो राइट हैंड साइड पर हो, और इस प्रकार से ऑपरेशन हो कि वापस से वही आइगन स्टेट आपको मिल जाए, और उसके मल्टीपल में एक कांस्टेंट कोई क्वांटिटी हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है ना। देन इट इज कॉल्ड आइगन, देन it is called eigen value equation, eigen value equation। तो इस विच उसमें क्या क्या होगा, इस इक्वेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे ए के जो आपने ऑपरेशन करवाया है, जिसका ऑपरेशन करवाया है उसे बोलते हैं ऑपरेटर, जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है या जिसके ऊपर आपने ऑपरेट करवाया है उसे क्या बोलते हैं हम, आइगेन स्टेट या आइगेन वेक्टर, इसे बोलते हैं आइगेन वेक्टर या आइगेन स्टेट, ठीक है। और जो ए होता है उसे बोलते हैं आइगेन वैल्यू, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा ये है कि अगर मान लो आपका जो ऑपरेटर है वो है डी अपॉन डी ए, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और कोई आइगन स्टेट जो है वो है साइन ए एक्स। तो जैसे ही हम ए केप को साइन पर ऑपरेट करवाएंगे
साइन नहीं, एक्सपोनेंशियल मानो इसको, एक्सपोनेंशियल ए एक्स। तो जैसे हम इसको इसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने खुद ही बोला कि मैंने की यही चीज़ यूज़ की थी। उठाई नहीं जाएंगे। तो देखो सागर, अब तो स्क्रीन दिख रही है ना आपको, सागर बोल रहा है आप ही दिख रहे हो, अब तो स्क्रीन विजिबल होगी बेटा। तो देखो अगर हमने ए केप को साइन पर ऑपरेट करवाया, मतलब मैंने अगर डी अपॉन डी एक्स को एक्सपोनेंशियल ए एक्स पर ऑपरेट करवाया, तो क्या मिलेगा, ए आगे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ए एक्स तुम्हारा जो है वापस वही बच जाएगा। तो मतलब ए कोई आइगन वैल्यू हो गई और वापस से आपको वही वेव फंक्शन मिल गया, तो इसे बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, और ये हो जाएगा आइगन स्टेट। ठीक है, एक और चीज़ आपको समझाना है, जैसे मान लो कोई फैक्टर की फॉर्म में, कोई फंक्शन की फॉर्म में आपका, कोई फंक्शन की फॉर्म में ऑपरेटर है, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल ए एक कैप है ना, ऑपरेटर कहाँ पहुंच गया, किसी फंक्शन की फॉर्म में, तो आइगन वैल्यू भी उस फंक्शन की तरह ही बिहेव करती है एक्सपोनेंशियल ए एक्स की फॉर्म में। समझा गया? जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स है, उसका आइगन वैल्यू आपने ए निकाला, तो हम अगर एक्सपोनेंशियल ए केप का ऑपरेशन करवाते हैं तो आइगन वैल्यू एक्सपोनेंशियल ए आ जाएगी। ठीक है ना? फिर एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास वेव फंक्शन है, तुम्हारे पास वेव फंक्शन है एक्सपोनेंशियल 5x, ठीक है ना, और तुम्हें इसका आइगन वैल्यू निकालना है, किसका, एक्सपोनेंशियल ए केप का, वेहर ए केप इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो इसका आइगन वैल्यू आपको निकालना है मान लो, तो कुछ नहीं करना, पहले आप लोग क्या करेंगे, ए केप को साइन पर ऑपरेट करवाएंगे और फिर चेक करेंगे आइगन वैल्यू कितना आता है। तो डी अपॉन डी एक्स को आप जब एक्सपोनेंशियल 5x पर ऑपरेट करवाएंगे तो 5 एक्सपोनेंशियल 5x आ जाएगा, तो आइगन वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि ये तो ऑपरेटर है, ये तो आपका वो वेव फंक्शन है या फिर आइगन स्टेट है, तो a बराबर 5 आ गया। तो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल ए केप का आइगन वैल्यू आएगा एक्सपोनेंशियल 5। ये वो सिंपल सी चीज़ है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में समझानी थी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी ऑपरेटर का किसी आइगन स्टेट के ऊपर ऑपरेशन करवाया जाता है तो आइगन वैल्यू ए मिल जाती है और वही आइगन स्टेट वापस मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे कोस हो, चाहे साइन हो, चाहे लॉग हो, कुछ भी हो, तो कोई फंक्शन का अगर आप लोग करवाते हो ऑपरेशन तो आइगन वैल्यू वापस से उसी फंक्शन की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है ना? ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो कोई यूनिटी ऑपरेटर आपने अप्लाई करा तो यूनिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है। यूनिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है और कुछ नहीं है। अब इसी चीज़ के ऊपर, आइगन वैल्यू के ऊपर एक सवाल आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर्स में कभी आया था, पिछले सालों में। वो सवाल ये है बेटा, दैट क्वेश्चन ये है, इफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, if eigen value of operator a cap is a, then prove that eigen value of आइगन वैल्यू ऑफ ए कैप इनवर्स। अब ए कैप इनवर्स भी तो एक फंक्शन है ना ए कैप का,
तो आप खुद समझ लो, फंक्शन का आइगन वैल्यू वापस से उसी फंक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका ए है तो इसका ए इन्वर्स हो जाएगा। इज ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का मतलब 1/a। बस ये सवाल तुम्हारे आया था, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में आया था। तुम्हारा फंक्शन ए इन्वर्स है तो इसका आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। अगर ए का आइगन वैल्यू ए है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंस मतलब चूंकि, सिंस मतलब होता है चूंकि, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए केप का आइगन वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर की एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम यूनिटरी ऑपरेटर कंडीशन, फ्रॉम यूनिटरी ऑपरेटर कंडीशन, वो यही बात बोलता है कि अगर ए केप का इन्वर्स का आप मल्टीप्लाई ए केप से कर देते हो तो वो यूनिटी आता है, मतलब आई केप आता है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप साइन का राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑपरेट साइन फ्रॉम राइट साइड, है ना, फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ए केप साइन इज इक्वल टू ए केप साइन, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब ये तुम्हें बताइए, आई केप का अगर साइन पर ऑपरेशन करवाते हैं तो आइगन वैल्यू 1 आती है, हमें ये बात पता है क्योंकि ये यूनिटी ऑपरेटर है। और ए केप का अगर इस पर ऑपरेशन होता है तो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ए इन्वर्स तो रहेगा ही रहेगा, और ए केप का साइन पर ऑपरेशन ए साइन देता है। ठीक है ना, तो बस खत्म काम। ये मेरे पास क्या हो गया, आइगन वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है, वो बाहर निकाली जा सकती है, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स और ये साइन ऑपरेशन हो गया, और आई ए तो आपका आइगन वैल्यू है जो कांस्टेंट होता है, तो उसको बाहर निकाल लिया मैंने। बस अब इसके बाद में मैं इस ए को इधर भेज दूं तो ए इन्वर्स साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a sin, that's it, hence proved. So we can say that it is clear that A inverse eigenvalue is, it is clear that A cap inverse has eigenvalue 1/a, that's it। ये सवाल तुम्हारे आया था और इतना आसान इसको प्रूफ करना, ठीक है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है। तो आइगन वैल्यू से भी सवाल आ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्यूटेटर अलजेब्रा। मैंने आपको कल परसों में एक कम्यूटेटर ब्रैकेट के बारे में समझाया था, उसी चीज़ को हम आगे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर अलजेब्रा। मतलब दो ऑपरेटर जो होते हैं लाइक ए कैप एंड बी कैप, अगर वो कम्यूट करते हैं तो उनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वही कम्यूटेटर अलजेब्रा की फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। सो हेडिंग दो, एक नई मैथमेटिक्स, एक नई फिजिक्स का एक पार्ट है ये कम्यूटेटर अलजेब्रा, जो ऑपरेटर्स की अलग अलग वैल्यूज़ में काम करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज में काम करेगा। और तुम लोग ये डेली रिवीजन करते रहना, वरना पढ़ा पढ़ाया सब बेकार हो जाएगा तुम्हारे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एमएससी में सिर्फ काम आएगा, तो ये एमएससी में नहीं आता, साथ के साथ CSIR नेट में बहुत काम आती चीज़ें, क्योंकि ये सब नेट के सिलेबस में है, ठीक है। एमएससी प्रीवियस का पूरा पार्ट नेट में आता है, इसलिए ए कैप एंड बी कैप आर two operators, A cap and B cap are two operators, then
their commutation relation या लिख दे रहा मैं, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन ऐसे होता है। कम्यूटेशन रिलेशन जैसे मान लो ए कैप है, नॉर्मली कम्यूटेशन को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, और ये ऐसे खुलता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ डिफाइन होती है एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, वो भी आप लोग लिख लो। एंटी, ये कमी काम आती है, ज़्यादा काम नहीं आती। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन बहुत कम काम आती है वैसे ये। इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ए कैप और बी कैप। और एंटी कम्यूट का मतलब ये होता है, देखो कम्यूट का मतलब तो ये होता है कि दो ऑपरेटर जो है ना वो आगे पीछे करने पर कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो उसे कम्यूट करना बोलते हैं, इसे बोलते हैं कम्यूट करना। बट अगर ऑपरेटर्स को आगे पीछे करने पर माइनस साइन में डिफरेंस आ जाता है तो उसे बोलते हैं एंटी कम्यूट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एंटी कम्यूटेशन रिलेशन लाइक दिस, ठीक है। वैसे कमी चीज़ यूज आती है। अब इस रिलेशन की, इस ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेशन ब्रैकेट, या केवल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो देखो ये होता है दो ऑपरेटर्स के बीच में ब्रैकेट। अगर मान लो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपने एक ऑपरेटर और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली सपोज, तो इसका कम्यूटेशन हमेशा जीरो होता है, याद रखना। यहाँ पर ए कोई ऑपरेटर नहीं है, ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कांस्टेंट है कुछ। दूसरी प्रॉपर्टी ये बात बोलती है कि अगर सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों सेम क्वांटिटी का कम्यूटेशन जीरो होता है। फॉर एग्जांपल इधर रफ में देखो, रफ है तुम्हारा, रफ में देखना। अगर मान लो एक कोई ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर है और एक कोई ऑपरेटर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, तो पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फिजिकल सेम क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना वो पोजीशन का फंक्शन होता है और पोजीशन तो खुद पोजीशन होता ही है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, पोजीशन की क्वांटिटी और पोजीशन की क्वांटिटी। तो दोनों पोजीशन की क्वांटिटी है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का कम्यूटेशन हमेशा जीरो होता है, तो इनका कम्यूटेशन हमेशा जीरो आएगा, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी सर रिपीट करना। रिपीट करना है तो देखो सुनो मेरी बात। यहाँ पर मैंने आपको कल कहा था कि क्वांटम में हर फिजिकल क्वांटिटी, हर वेरिएबल एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे क्लासिकल में आप वेरिएबल लेते हो एनर्जी, क्लासिकल में आप वेरिएबल लेते हो पोटेंशियल एनर्जी, क्लासिकल में वेरिएबल मोमेंटम आता है, क्लासिकल में मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आता है, क्लासिकल में वेरिएबल वेलोसिटी आता है, क्लासिकल में वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है, फोर्स आता है। तो ये सब बेटा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम एज एन ऑपरेटर लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेशन करवाने के लिए किसी भी वेव फंक्शन पे। एनर्जी ऑपरेटर होता है, मैंने आपको समझा दिया। पोटेंशियल एनर्जी भी खुद एक ऑपरेटर होता है, बट ये ऑपरेटर पोजीशन पर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। कंजर्वेटिव सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अदरवाइज नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं संरक्षी क्षेत्र, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव है ना। तो ये हमेशा पोजीशन या स्थिति का फलन होता है। ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। हर चीज़ को हम ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास दो ऑपरेटर है सेम फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग, जैसे एक कोई पोजीशन ऑपरेटर है, स्थिति संकारक बोलते हैं इस चीज़ को, और दूसरा ऑपरेटर मान लो पोटेंशियल एनर्जी है,
पोटेंशियल एनर्जी खुद एक ऑपरेटर है, बट ये पोजीशन का फंक्शन है, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी भी किस पर डिपेंडेंट है, पोजीशन पर। तो ये भी पोजीशन पर डिपेंडेंट है, ये केवल और केवल पोजीशन पर डिपेंडेंट है। अगर ये ऐसी क्वांटिटी होती कि इसमें मोमेंटम आ जाता, एनर्जी आ जाती, या फिर कुछ और आ जाता, तो फिर हम कम्यूटेशन ब्रैकेट जीरो नहीं मानते, क्योंकि फिर फिजिकल क्वांटिटी परिवर्तित हो गई ना। बट अभी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जिसे हम पोजीशन बोलते हैं और पोजीशन बोलते हैं, तो दोनों पोजीशन की फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन दोनों का कम्यूटेशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। हमेशा एक्स केप का और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का कम्यूटेशन जीरो आएगा। मैंने आप v के ब्रैकेट में x क्यों लिख रहा हूँ हमेशा, क्योंकि v केवल और केवल x का फलन है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसलिए v केवल और केवल x का फलन माना जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव या असंरक्षित क्षेत्र के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी कभी वेलोसिटी का फंक्शन भी होता है, वो एक अलग बात है, वहाँ पर फिर कम्यूटेशन जीरो नहीं होगा। बट फिलहाल मैंने आपके Vx लिखा है, इसका मतलब V केवल x का फलन है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज बन गई, इसलिए इनका कम्यूटेशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तीसरा, अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर है और यहाँ पर दो ऑपरेटर का एडिशन है, तो कम्यूटेशन ब्रैकेट ऐसे ओपन हो सकता है। पहले ए केप का बी केप से कम्यूटेशन आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ए केप का सी केप के साथ आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। चौथी प्रॉपर्टी, तुम लोगों ने क्लासिकल पढ़ी है क्या? क्लासिकल में तुम लोगों ने पॉइजन ब्रैकेट पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ोगे। तो क्लासिकल के पॉइजन ब्रैकेट पढ़ लिए ना, तो बस वही सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये। वहाँ पर क्लासिकल ही पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वांटमली पढ़ते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी होती है। क्लासिकल का पॉइजन और क्वांटम का कम्यूटेशन एक ही बात है। तो ए केप और बी केप अगर प्लस में है और यहाँ सी केप है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, लाइक ए केप पहले सी केप के साथ जाएगा, फिर बी केप जो है वो भी सी केप के साथ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो यहाँ पर ए केप है और यहाँ पर बी केप सी केप मल्टीप्लाई में है, तो 1 by 1 ऑपरेशन होगा, बट जो जिस तरफ है उस तरफ ही आप रखना। जैसे मान लो बी सी में लेफ्ट हैंड साइड पर बी है, तो बी को आप लेफ्ट हैंड साइड पर बाहर निकाल दो और ए केप का सी केप से कम्यूटेशन ले लो। बी सी मल्टीप्लीकेशन में सी केप राइट हैंड साइड पर है, तो सी केप को राइट हैंड साइड पर बाहर निकाल दो और ए का बी के साथ ले लो, तो 1 by 1 ले लेंगे। बट जब बाहर निकलेगा तो दूसरा जाला उसी ओर बाहर निकलेगा जिस ओर वो है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। बच्चे गलती ये करते हैं कि सी केप को यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन निकालते वक्त, तो ये गलती तुम लोग मत करना, ये कॉमन सी होने वाली गलती है जो ध्यान करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसके बाद वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो कोई यहाँ पर ये उल्टा भी सही है ना, उल्टा उल्टा भी सही है, इस प्रॉपर्टी को तुम उल्टा भी लिख सकते हो। मतलब जैसे अगर बी सी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, चलो मैं वो उल्टी वाला करके दिखा दे रहा तुम्हें, ये उल्टा भी सही होता है। मतलब है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर सी केप है, तो पहले ए केप बाहर निकाल लो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है मल्टीप्लाई में वो। इसी प्रकार से अब ए केप का सी केप से ले लो, बी केप बाहर आ जाएगा और वो भी राइट हैंड साइड पर, क्योंकि बी सी जो है वो राइट हैंड साइड पर है इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बस अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर ए केप और ये कोई भी फंक्शन है बी केप का, एनी फंक्शन लाइक साइन है, कोस है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका जो कम्यूटेशन होता है ना, वो ये होता है कि जो फंक्शन है ना उसका उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, और फिर यहाँ पर एक और आता है जिसमें ए केप और बी केप का कम्यूटेशन निकल के आएगा। ये चीज़ उल्टी भी सही है। उल्टी मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास अब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, जो जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा वो, और फिर यहाँ पर ए के बी के आ जाएगा। तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ
एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो यहाँ पर ए कैप है और यहाँ पर क्या है बी कैप की पावर n है, तो ये फंक्शन हो गया ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे b के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करते वक्त ये आगे आ जाएगा और ये इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, हो गया डिफ्रेंशिएट। और फिर उसके बाद में आप ए कैप और बी कैप का कन्वर्शन निकाल लो जो भी आपका आता है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ये इनको यूज़ करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन मैं आपको निकलवाऊंगा, ठीक है ना। हेडिंग दो सम इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन, तुम्हें याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो याद भी रखना है उनके रिजल्ट और तुम्हें निकालना आना भी चाहिए। कम्यूटेशन रिलेशन देखो, सबसे पहला जो निकालने जा रहा हूँ, सबसे बेसिक जो होता है, सबसे बेसिक पहला पोजीशन का मोमेंटम के साथ में। अब मोमेंटम 3D होता है, तो याद रखना जिस डायरेक्शन में पोजीशन लोगे मोमेंटम उसी डायरेक्शन का होना चाहिए। जैसे एक्स में अगर पोजीशन है तो मोमेंटम भी एक्स में होना चाहिए। अगर इसी प्रकार अगर पोजीशन वाई डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी वाई में होना चाहिए। अगर पोजीशन जेड में है तो मोमेंटम भी जेड में होना चाहिए। किसी का भी एक का निकाल लो और इसका वैल्यू आता है आयोटा एच कट। ये तुम्हें लर्न करके रखना है, लर्न कर लेना। मैं आपको निकलवा के दिखा दे रहा, एक बार निकालना भी आना चाहिए। और याद रखना मोमेंटम और पोजीशन सेम डायरेक्शन में होने चाहिए बेटा, है ना। अब देखो सोल्व करते हैं, तो हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट। अब तुम किसका सोल्व करना चाहोगे मुझे बता दो, मैं किसी भी एक को सोल्व कर लूँगा, बाकी सारे ऐसे हो जाएंगे। एक्स का सोल्व कर लेते हैं, तो हम एक्स में मोमेंटम जानते हैं, वी नो दैट मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आयोटा एच कट। अब वो एक्स में है इसलिए डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, ठीक है ना। अगर वो एक्स में है तो डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ, अगर 3 डायमेंशन होता है ना मोमेंटम, तो रफ में देखो 3 डायमेंशन मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट और डेल्टा। इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन मोमेंटम ऑपरेटर, जिसमें डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब मैंने केवल x में निकाला है इसलिए केवल डेल अपॉन डेल एक्स वाला यूज़ किया है। अगर आप y में निकालोगे तो डेल अपॉन डेल वाई, अदरवाइज डेल अपॉन डेल जेड में निकालोगे। एनीवे, तो हम पहला वाला सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको मोमेंटम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्स कैप और माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। अब सुनिए, आयोटा एच कट तो वैसे भी कांस्टेंट है और कभी भी कम्यूटेशन ब्रैकेट में ना सिंपली सोल्व नहीं करते हैं, इसको हम लोग किसी वेव फंक्शन के साथ सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी ऑपरेटर वेव फंक्शन के बिना अधूरा है। याद रखना ऑपरेटर का यूज़ तभी है, उसका अस्तित्व तभी है जब कोई वेव फंक्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग कभी जूते खरीदने जाते हो ना, शूज़ लेने जाते हो, तो ऐसा मानते हैं तुम लोग, तो वैसे पहन लेते हो, आजकल का ज़माना अलग हो गया कि बिना शॉक्स के आप लोग शूज़ पहन लेते हो, वरना पहले बिना शॉक्स के हम लोग शूज़ नहीं पहनते थे। तो जब भी आप जाते हो तो वो दुकानदार क्या करता है, शॉक्स लाता है एक टेम्प्रेरी, ताकि आपको ट्रायल दिया जाए कि शॉक्स के साथ शूज़ में कंफर्टेबल कैसा होता है। फिर बाद में आप लोग जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो शॉक्स रख लेता है अपने और शूज़ आपको देता है। ठीक वही ये तुम्हारे शूज़ हैं, ये तभी यूज़ आ पाएंगे जब इसके साथ एक शॉक्स होंगे, ठीक है ना। तो ये वेव फंक्शन को हम लोग मन से करा देते हैं ऑपरेशन, जब इसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, इसका यूज़ हो जाएगा तो हम इसको हटा देंगे बाद में। तो ये हम लोग करते हैं। तो आगे देखो, माइनस आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो एक्स केप का डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में जब हम लोग कराएंगे तो कैसे करेंगे, ओपन कर लो, ये ए है ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा
एक्स केप का वैल्यू हमेशा एक्स होता है बेटा, याद रखना। पोजीशन ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है ना वो पोजीशन ही होता है। तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स, उल्टा ए बी माइनस बी है। अब आप लोग ऑपरेशन करवा दो, तो आयोटा एच कट एक्स डेल साइन अपॉन डेल एक्स। अब इसका ऑपरेटर का यूज है, वरना अकेला ऑपरेटर किसी काम का नहीं है जब तक वेव सर फंक्शन कैसे ना क्या है, आए। माइनस कैसा है सर बीच में ये? क्या हो बेटा? बीच में माइनस कैसा है सर, कैसे किया वो है? फॉर्मूले से आया ना बेटा। कम्यूटेशन ब्रैकेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, इधर देखो ऊपर देख लो आप। कोई भी दो ऑपरेटर का कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होता है, ए बी माइनस बी है, ठीक है ना। तो इस ऑपरेटर से हो जाता है। ओके सर। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक तो एक्स और एक डेल अपॉन डेल एक्स। तो पहले एक्स डेल एक्स किया, फिर माइनस डेल एक्स एक्स किया। अब ये साइन ऑपरेट करवा दिया, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा एक्स साइन। दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, फिर पहले एक्स का करेंगे, साइन को अकेला छोड़ दो, एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, अब एक्स को अकेला छोड़ दो, साइन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। इस प्रकार से हो जाता है ये। तो इससे कट जाएगा। तो आराम से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एक्स कैप और पी एक्स जिसका मैं सोल्व करने जा रहा था वो आया माइनस आयोटा एच कट एंड माइनस साइन, यही बचा। तो अल्टीमेटली माइनस में प्लस हो गया, तो आयोटा एच कट साइन। अब शॉक्स का काम खत्म हो गया, शूज़ के साथ हो गया उसका काम। अब शॉक्स को हटा दो और शूज़ ले जाओ। शूज़ ले जाओ मतलब कि साइन को हटा दो वापस से, और हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स कैप और पी एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो अब हम लोग सिंपली इसकी वैल्यू को आयोटा एच कट रख सकते हैं। दैट्स इट आंसर। ये तरीका है करने का, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग घर पे प्रूफ करके लाएंगे वाई कैप, और ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ये भी ये होता है आयोटा एच कट, और आप ये प्रूफ करके लाएंगे कि सिमिलर वे में कि जेड कैप और पी जेड का जो होता है वो भी कितना होता है, आयोटा एच कट। इसी के साथ आप लोग ये प्रूफ करके लाएंगे कि टाइम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन है वो क्या आता है, आयोटा एच कट आता है या माइनस आयोटा एच कट आता है। वैसे आपको बता दूं कि माइनस आयोटा एच कट आएगा इसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि ई कैप का जो वैल्यू होता है वो आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी होता है। तो ये चीज़ यूज़ करना और प्रूफ करके लाना कि ये इसका आंसर आता है। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं। बहुत सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना करके लाइए, ठीक है ना।